अपनी बातों का सिलसिला ख़त्म कर रमा घर से निकली तो मैं दरवाज़ा बंद कर अंदर आ गई। रमा से मेरी दोस्ती माँ को बिल्कुल पसंद नहीं थी। सुंदर, स्मार्ट, हर काम में आगे रमा मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वह मुझसे एक क्लास आगे थी और रास्ता एक होने के कारण हम अक्सर साथ स्कूल आते जाते थे। तब मैं भरकस इस कोशिश में रहती कि माँ को हमारे मिलने का पता न चले, पर माँ को सब पता चल ही जाता था। रमा स्कूल से कॉलेज पहुँची तो दूसरे ही साल मेरा भी दाखिला उसी कॉलेज में हो गया। कॉलेज के उमड़ते सैलाब में तो रमा ही मेरा एकमात्र सहारा थी। यहाँ उसका प्रभाव स्कूल से भी ज़्यादा था। रमा का कोई भी कार्यक्रम उसके बगैर अधूरा लगता था। नाटक हिंदी का हो या अंग्रेजी का, रमा का नाम तो होता ही। अभिनय भी वह गजब का कर लेती थी। लड़कों की एक लंबी फेहरिस्त थी जो रमा के दीवाने थे। वह भी तो कैसे बेझिझक उन सब से बात कर लेती थी। बात भी करती और पीठ पीछे उसका मजाक भी उड़ाती। कॉलेज से लौटते समय एक बार रमा ने मुझसे बताया था कि अभी तो ये ग्रेजुएशन ही कर रहे हैं और इनको कुछ बनने में कमाने में सालों लगेंगे। मैं तो किसी ऐसे युवक से विवाह करूंगी जिसकी अच्छी आमदनी हो ताकि मैं आराम से रह सकूं। इसलिए मैं किसी के प्यार के चक्कर में नहीं पड़ती। मैं उसकी दूरदर्शी बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गई। मुझ में झिझक थी। मैं अपनी किताबी दुनिया से बाहर कुछ नहीं जानती थी और रमा ठीक मेरे विपरीत थी। क्या यही कारण था जो मुझे उसके व्यक्तित्व की ओर आकर्षित करता था? मन में छिपी एक कसक थी कि काश मैं भी उसकी जैसी बन पाती, लेकिन माँ क्यों, संयोग देखो कि उसकी आकांक्षाओं पर जो युवक खरा उतरा वह मेरा ही मुंह बोला भाई नीरज था। नीरज से हमारा पारिवारिक रिश्ता इतना भर था कि उसके और मेरे पिता कभी साथ साथ पढ़ते थे, पर इतने भर से ही नीरज ने कभी हम बहनों को भाई की कमी महसूस नहीं होने दी। अपने घर की एक पार्टी में मैंने नीरज का परिचय रमा से कराया था और यह परिचय दोस्ती का रूप धर धीरे धीरे प्रगाढ़ होता चला गया था। मगर उसके पिता का मापतौल अलग था। रमा की आकांक्षाओं पर नीरज भले ही खरा उतरा था। रमा की माँ किसी राजघराने से संबंधित थी और इस बात का गुरूर रमा की माँ से अधिक उसके पिता को था। एक साधारण परिवार में वह अपनी बेटी ब्याह दे यह नामुमकिन था, इसलिए उन्होंने एक खानदानी रईस परिवार में रमा का रिश्ता कर दिया। ऐसी बिंदास लड़की पर भी माँ बाप का जोर चलता है, यह सोचकर मुझे आश्चर्य हुआ। पर यही सच था। रमा के विवाह के 2 महीने बाद ही मेरा भी विवाह हो गया। पहली बार मायके आने पर पता चला कि रमा भी मायके आई हुई है हमेशा के लिए। लड़का नपुंसक है, यही बात रमा ने सबको कही थी। यह सच था या उसने अपने पिता को उन्हीं की शैली में जवाब दिया था, वही जाने। हर तरह से पिता अपना दांव लगाकर हार चुके थे। इस बार माँ ने दबाव डाला। रमा एक बार फिर दुल्हन बनी और इस बार दूल्हा नीरज था। प्यार की आखिरकार जीत हुई थी। एक असंभव सी लगने वाली बात संभव हो गई। हम सभी खुश थे। नीरज की खुशी हम सबकी खुशी थी। बस माँ ही केवल औपचारिकता निभाती थी रमा से। साल दर साल बीत रहे थे। अब शादी ब्याह जैसे पारिवारिक मिलन के अवसरों पर रमा से मुलाकात हो ही जाती। एक दूसरे की हमराज तो हम पहले से ही थी, अब और भी करीब हो गई थी। एक बात सोचती हूँ कि मनचाहा पाकर भी व्यक्ति संतुष्ट क्यों नहीं हो पाता और ऊंचे उड़ने की अंधी चाह औंधे मुंह पटक भी सकती है। रमा यही बात समझ नहीं पा रही थी। उसे अपनी महत्वाकांक्षाओं के आगे सब बौने लगने लगे थे। नीरज से उसकी शिकायतों की लिस्ट हर मुलाकात में पहले से लंबी हो रही थी। वह महत्वाकांक्षी नहीं, पार्टियों क्लबों का शौकीन नहीं, उसे अंग्रेजी फिल्में पसंद नहीं, वह रमा के लिए महंगे महंगे उपहार नहीं लाता और भी न जाने क्या क्या। मैं भी अब पहले जैसी नादान नहीं रही थी। दुनियादारी सीख चुकी थी और मुझ में इतना आत्मविश्वास आ चुका था कि रमा को अच्छे बुरे की, गलत सही की पहचान करा सकूं। देख रमा, मैं जानती हूँ कि नीरज बहुत महत्वाकांक्षी नहीं है, पर तुम तो आराम से रहती हो ना, और सबसे बड़ी बात वह तुम्हें कितना प्यार करता है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या और कुछ हो सकता है? बताओ, कितनों को मनपसंद साथी मिलता है, फिर भी तुम्हें शिकायतें हैं, जबकि ज़्यादातर औरतें एक अजनबी व्यक्ति के साथ तमाम उम्र गुजार देती है बिना गिले शिकवों के। मैं यह नहीं कहती कि पुरुष की सब बदसलूकियाँ चुपचाप सह लो, उसके सब जुल्म बर्दाश्त कर लो, पर जीवन में समझौते तो सभी को करने पड़ते हैं। यदि औरत घर परिवार में तो पुरुष भी घर से बाहर दफ्तर में काम में समझौते करता ही है। मुझे ही देखो, मेरे पति अपने पैसों को दांत से पकड़ कर रखते हैं। अब इस बात पर रो या इस बात पर तसल्ली कर लो कि फिजूल खर्ची की आदत नहीं है, तो दुख तकलीफ में किसी के आगे हाथ
तो नहीं फैलाने पड़ेंगे। समझौता करना, कमियों को नज़रअंदाज कर देना, यह सब तुम जैसे कमज़ोर लोगों का दर्शन है मेघा। सो तुम ही करो। यह समझौते मेरे बस के नहीं। मुझे जो एक जीवन मिला है मैं उसे भरपूर जीना चाहती हूँ। शादी का मतलब यह तो नहीं कि मैंने जीवन भर की गुलाबी का बांड भी भर दिया है। ठीक है, गलती हो गई मेरे चयन में तो उसे सुधारा भी तो जा सकता है। मैं तुम्हारी तरह परंपरावादी नहीं हो सकती, होना भी नहीं चाहती, और नीरज को तो मैं सबक सिखा कर रहूँगी। इसके लिए तो मैं पहले पति को छोड़ आई थी। नीरज को सबक सिखाने का रमा ने नायाब तरीका भी ढूंढ निकाला। उसके काम पर जाते ही वह अपने पुरुष मित्रों से मिलने चल पड़ती। उसका व्यक्तित्व एक मैग्नेट की तरह तो था ही, जिसके आकर्षण में पुरुष स्वयं खींचे चले आते थे। क्या अविवाहित और क्या विवाहित, दोनों ही। रमा अब नीरज के स्वाभिमान को, उसके पौरुष को खुलेआम चुनौती दे रही थी। उसे लगता था कि इससे अच्छा तो तलाक ही हो जाता, कम से कम वह चैन से तो जी पाएगा। रमा की यह इच्छा भी पूरी हो गई। उसका नीरज से भी तलाक हो गया और वह अपनी 4 वर्षीय बेटी को भी छोड़ने को तैयार हो गई, क्योंकि इस बीच उसने अमित चौधरी को पूरी तरह अपने मोहजाल में फंसाकर विवाह का वादा ले लिया था। मैं उसके नए पति से कभी मिली नहीं थी और न ही मिलने की कोई उत्सुकता थी। बस इतना जानती थी कि वह किसी उच्च पद पर है और कभी-कभी विदेश जाता रहता है। कुछ दिन के बाद रमा दूसरे शहर चली गई और हम सब ने राहत की सांस ली। बस नीरज को देखकर मन दुखी होता था। इस रिश्ते का टूटना नीरज के लिए महज एक कागजी कार्रवाई नहीं थी, उसके अस्वीकृति का बड़ा एहसास जुड़ा था, और उस जैसे संवेदनशील व्यक्ति के लिए यह गहरा धक्का था। वैरागी सा हो गया वह, कम ही किसी से मिलता और काम के बाद का सारा समय वह अपनी बेटी के संग ही बिताता। लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर रमा अचानक मिल गई। इस बीच हम भी अनेक शहर घूमकर जयपुर आकर बस गए थे। हुआ यूं कि एक शादी के रिसेप्शन में शामिल होने हम जिस होटल में गए थे, होटल की लॉब में अचानक ही रमा मुझे दिख गई। उसने भी मुझे देख लिया और फौरन हम एक दूसरे की तरफ लपके। रमा अब 50 को छू रही थी, लेकिन उसके साथ जो पुरुष था वह उससे काफ़ी बड़ा लग रहा था। उस समय तो अधिक बातचीत नहीं हो पाई, पर उसे देखकर सब पुरानी यादें उमड़ पड़ी। मैंने फौरन उसे अगले ही दिन घर आने और पूरा दिन संग बिताने के लिए आमंत्रित कर लिया। रमा समय पर पहुंची। मैंने खाना तो तैयार कर ही रखा था, कॉफ़ी भी बनाकर थर्मस भर लिया था ताकि इत्मीनान से बैठकर हम बातचीत कर सके। मेरे पहले प्रश्न का उत्तर ही मुझे झटका दे गया। महज बात शुरू करने के लिए मैंने पूछा, तुम्हारे चौधरी साहब कैसे मिजाज के हैं? मैंने कल पहली बार उन्हें देखा। रमा के चेहरे पर एक बुझी हुई और उदास सी मुस्कान दिखाई दी और पल भर में वह गायब भी हो गई। कुछ पल खामोश रही वह, पर मेरी उत्सुकता निगाहों को देख टुकड़ों टुकड़ों में बोली, वह चौधरी नहीं था। हम दोनों अब एक साथ नहीं रहते हैं। दरअसल चौधरी सही आदमी नहीं था, बहुत अय्याश किस्म का आदमी था वह। तुम सोच नहीं सकती कि मैं किस तनाव से गुजरी हूँ। जी चाहता है जान दे दूँ। डिप्रेशन की दवाई तो लेती ही हूँ। नीरज के साथ किए गए उसके पुराने व्यवहार को भूलकर मैंने रमा का हाथ अपने हाथ में लेकर सांत्वना देने का प्रयत्न किया। कई औरतों के साथ चौधरी के संबंध थे और विवाह के 1 साल बाद से ही वह खुलेआम अपने दफ्तर की एक महिला के संग घूमने लगा था। जब जी चाहता वह घर आता, जब चाहता रात भी उसी के संग बिता देता। अपनी ऐसी तौहीन मेरे बर्दाश्त के बाहर थी। हमारे किए का फल कई बार कितना अस्पष्ट होता है, कहना चाहकर भी मैं कह नहीं पाई। मुझे उससे हमदर्दी हो रही थी, एक औरत होने के नाते या पुरानी दोस्ती के नाते, जो भी हो। फिर अब कहाँ रहती हो? मैंने पूछा। एक फ्लैट चौधरी ने विवाह के समय ही मेरे नाम कर दिया था, मैं उसी में रहती हूँ। बाकी मैं अपना व्यवसाय करती हूँ ताकि उससे और किसी सहायता की ज़रूरत न पड़े। कहते कहते वह रुआसी हो गई। मैं उसकी ओर देखती रही, लेकिन ढूंढ नहीं पाई जीवन से भरपूर, अपनी ही शर्तों पर जीने वाली रमा को। सिर पर छत तो है, पर सोच सकती हो उस घर में अकेले रहना कितना भयावह हो सकता है। लगता है दीवारें एक साथ गिरकर मुझे दबोच डालने का मंसूबा बनाती रहती है। शाम होते ही घर से निकल पड़ती हूँ, कहीं भी किसी के साथ भी। मैं मजाक उड़ाती थी तुम्हारा, पर तुम ही अधिक समझदार निकली, जो अपना घर बनाए रखा, बच्चों को सुरक्षात्मक माहौल दिया। कैसा भी हो तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है, उसका सुरक्षात्मक कवच है तुम्हारे चारों ओर। जानती हो मुझे कैसी कैसी बातें सुननी पड़ती है। मेरी ही मौसी का दामाद एक दिन मुझसे बोला, कोई बात नहीं, यदि चौधरी चला गया तो
हम तो हैं न। उसकी बात से अधिक उसके कहने का ढंग, चेहरे का भाव मुझे आज भी परेशान करता है। पर चुप हूँ, मुँह खोलूँगी तो मौसी और उनकी बेटी दोनों को दुःख पहुँचेगा और फिर अपने ही किए की तो सज़ा पा रही हूँ। रमा को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था। ठोकरें खाकर दूसरों के दर्द का ख़याल आने लगा था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। मैं उसकी सहायता क्या करती, सांत्वना के शब्द भी नहीं सोच पा रही थी। वही फिर बोली मेघा, घर तो खाली है ही, मेरा मन भी एकदम खाली है। लगता है घनी अंधेरी रात है और मैं वीरान सड़क पर अकेली खड़ी हूँ खाली हाथ। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब